खामोशी से पड़े रहो वरना बाहर फेंक दूंगा। मैंने खूंखार उराहट से उसे घूरते हुए कहा। वो जरा खौफजदा नजर आने लगा। मैंने उसे इसी तरह पड़े रहने का हुक्म दिया। मैं अब खासी तेज रफ्तारी से ट्रक दौड़ाए जा रहा था। जैसे ही मैं बड़ौदा की शहरी हुदूद में दाखिल हुआ, मैंने ट्रक रोक दिया और लक्ष्मण दास बोला, लो संभालो अपना ट्रक। मैंने अहमदाबाद से बड़ौदा तक ट्रक ड्राइव करके कीमत चुका दी है। ये कहकर मैं नीचे उतर आया। कुछ बुड़बड़ा रहा था। मैं आबादी की तरफ बढ़ गया। अकब में देखा तो ट्रक दौड़ता चला जा रहा था। मेरे होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। यहाँ मुझे एक रोड साइड होटल दिखाई दिया। होटल क्या था, एक छोटा सा छपर नुमा चाय खाना था। मैं अहाते में बिछी हुई बेंच पर बैठ गया। थकन और नींद से बुरा हाल हो रहा था मेरा। कमबख्त लक्ष्मण ने मुझे जरा भी सोने ना दिया था और अहमदाबाद से यहाँ पहुँचाने के लिए खूब कीमत वसूल की थी मुझसे। मैं टांगे पसार कर लेट गया। न जाने कितनी देर सो रहा था कि किसी ने झंझोड़ कर जगा दिया। वो एक खिदमतगार था। मैं फूंक फटने से दिन चढ़े तक सोता रहा था। धूप की चुभन से मेरी अलसाई हुई आंखें चुंधिया रही थी। ओए उठ जा, काफी देर हो गई सोए हुए तुझे, गाहक आ रहे हैं। वो भला मानस था। बेचारे ने मुझे सोया देखकर सोने ही दिया था और मेरी नींद पूरी होने के बाद ही उठाया था मुझे। कोई बिक्री भी करवाएगा या ऐसे ही फोकट में? हाँ यार, तेरी बड़ी मेहरबानी। ये बता नाश्ते में क्या मिलेगा? नाश्ता? वो हैरत से बोला। अरे भाई मियाँ, दोपहर हो गई है, खाने का पूछ खाने का। और मैं चौंक पड़ा, गोया मैं शहर से दोपहर तक सोया रहा था। अच्छा बता फिर खाने में क्या है? मैंने पूछा। दाल फ्राई, सब्जी फ्राई, मुर्गी। वो बोलता चला गया। गोश्त तू नहीं खाता? मैंने दानिस्ता कहा तो वो मुस्कुरा कर बोला, क्या तू ब्यासी है? ब्यासी सब्जी खोर को कहते हैं जो गोश्त नहीं खाते। हाँ, ऐसा कर दाल फ्राई लिया और 2 रोटियां। अभी लाया। वो जाने लगा तो मैंने रोका। मुंह हाथ कहाँ से धोऊं? वो सामने नलका है, हैंडपंप। उसने सामने इशारा किया। मैं हैंडपंप की तरफ बढ़ गया। मैंने हाथ मुंह धोकर दोबारा बेंच और मेज के पास आ बैठा तो खिदमतकार प्लास्टिक की प्लेट में गर्मा गर्म दाल फ्राई और 2 तंदूरी नान छाबी में रखे गया। दाल बहुत जायकेदार और लजीज थी। मैंने 2 नान खाने के बाद एक और मंगवाया। फिर खिदमतगार को बुलाकर पैसे पूछे। 20 रुपए। चाय मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। जरा देर में वो चाय भी ले आया। मैंने चाय पी और वो फिर आदम का 25 रुपए दे दो। मैंने 25 रुपए और 5 रुपए इजाफी टिप के तौर पर दिए। वो खुश हो गया। लगता है आज होटल का मालिक नहीं आया, तुम खुद ही संभाल रहे हो आज सारा काम। मैंने यूं ही बात से बात निकालने की गर्ज से सामने खाली मगर साल खुर्दा से काउंटर की तरफ देख कर कहा, हाँ जी, मालिक बड़ा दयालु है, मुझ पर बड़ा विश्वास करता है, इसलिए तो मैंने भी तुम्हें सोने दिया था। तुम्हारी मेहरबानी। अच्छा ये बताओ, गौशाला जाने वाली बस कहाँ से मिलेगी? इधर ही से मिलेगी, अभी आने वाली है। कितना किराया लेगी? 15 रुपए। बड़ी मेहरबानी। वो चला गया। जरा ही देर में सामने से बस आती नजर आई। मैं उसमें सवार हो गया। गौशाला बड़ौदा के मगरिब में 5-6 मील मसाफात में था। 1 घंटे में बस ने मुझे वहां उतार दिया। मेरे असल मिशन के आगाज का ये अहम मकाम था। यहाँ बहुत से हिंदुओं के मुख्तलिफ फिरकों के बहुत से मंदिर नजर आ रहे थे। अब मुझे यहाँ बहुत मोहतात रहने की जरूरत थी। ये इलाका दुश्मन एजेंटों का गढ़ था जो जंगल के साथ साथ खलीज खंबात के साहिली इलाके तक चला गया था। एक बात मेरे हक में जा रही थी, वो ये कि दुश्मन मेरा चेहरा नहीं पहचानते थे, मगर बावजूद इसके मुझे फूंक फूंक कर कदम बढ़ाना था। ये बहुत हसास इलाका था। जरा भी किसी मुश्तबा शख्स को बेमकसद मटर गश्त करते देखकर इंडियन इंटेलिजेंस के अफराद चौंक सकते थे। तहम मैं भी चौकन्ना नजरों से गिरदो पेश का जायजा लेता हुआ आगे बढ़ रहा था। अपने मिशन के नजदीक पहुंचकर मेरे दिल की धड़कनें जोश से फजूतर होने लगी। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। मैंने ये वक्त इधर उधर मुख्तलिफ मंदिरों में घूमते फिरते गुजारा था। जब शाम के साये तारीकी में डलने लगे तो मैं मंदिरों के पिछवाड़े वाक़े उस जंगल में दाखिल हो गया जिधर दुश्मनों के मजबूत नेटवर्क का खुफिया हेडक्वार्टर था। मैं अंधेरे जंगल में आगे बढ़ता चला जा रहा था, यूं जैसे खूंखार बेड़ियों की खचार की तरफ बढ़ रहा हूँ। जंगल के वस्त में पहुंचा तो सामने दरख्तों के झुंड की तरफ से मुझे रोशनियां सी फूटती नजर आई। अब मैं बिल्कुल मोहतात हो गया था। रोशनियां दुश्मन के खुफिया हेडक्वार्टर का पता देती थी। मैं आगे बढ़ने लगा। जरा करीब पहुंचा तो सामने झील दिखाई दी। झील के दूसरी तरफ एक चौबी प्लेटफार्म था और इसके बाद वो 2 मंजिला और वसी रकबे पर फैली हुई खश्ते अरगवा से बनी मजबूत इमारत नजर आई। ये इमारत मुस्ततील थी। बादियो नजर में किसी होटलनुमा इमारत ही का मंजर पेश करती थी। मैं कदे आदम उगी झाड़ियों में दुबका हुआ उस इमारत की तरफ बगौर तकने लगा। इमारत की छत पर भारतीय परचम लहरा रहा था। इमारत के बाहर चंद बारी भरकम फौजी गाड़ियां नजर आ रही थी। ये मुझे फौजी छावनी की तरह ही का इलाका मालूम हो रहा था, मगर हैरत की बात तो ये थी
कि यहाँ सिक्योरिटी का कोई खास इंतजाम नजर नहीं आता था। जरा मजीद करीब जाकर बगौर देखने पर मुझे इमारत के बड़े बारी भरकम मोहराबी मेन गेट की मोहराबी पेशानी पर मखसूस मोनोग्राम दिखाई दिया और मैं दक से रह गया। ये राह का एक फॉरवर्ड ग्रुप डेथ सर्कल था। जब ऑन सर्विस था तो हमारे जासूसों ने इसके मुतालिक खुफिया इत्तला भी पहुंचाई थी कि राह के मुख्तलिफ विंग थे, जिनमें से एक डेथ सर्कल खास तौर पर पाकिस्तान के अहम राज चुराने के लिए तश्कील दिया गया था। अब मेरा शुबा यकीन में बदल गया था कि राजा पटेल से लेकर सुनील और सत्यापाल तक ये सारे लोग राह की इस जैली शाख जो बिलखुसूस पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया कार्रवाइयों में मसरूफ थे, डेथ सर्कल से ही ताल्लुक रखते थे और उन लोगों ने सुल्तान जहांजेब को भी अपना आला कार बना रखा था। इसका मतलब था कि ये खुफिया नेटवर्क डेथ सर्कल ही का था जो हाल ही में तश्कील दिया गया था। ये सोचकर चंद सानिये में गिरदो पेश की सुनगुन लेने की कोशिश करता रहा। इसके बाद आगे बढ़ा और सबसे पहले छुपता छुपाता हुआ झील के किनारे किनारे चलता हुआ इमारत के अकब में पहुंचा तो बुरी तरह ठिठक गया। इमारत के अकब में तो जैसे जंगल में मंगल का समा था। यहाँ खुला मैदान था और रोशनियों का अच्छा खासा बंदोबस्त नजर आता था। बावर्दी वेटर हाथों में ट्रे लिए इमारत के अंदर बाहर आते जाते नजर आ रहे थे। मेजें और कुर्सियां भी नजर आ रही थी। वस्त में होशरुबा हसीनाएं जिलमिलाते लिबासों में मखसूस वर्दी पोश इंडियन एहलकारों के शाना बशाना जाम लड़ाती नजर आ रही थी। गोया यहाँ अच्छा खासा जश्न का समा था। मुझे हैरत थी कि क्या इन्हें अभी तक अपने नुकसान का इल्म न था या फिर ये सब एक मामूल का हिस्सा था। यकीनन यही बात हो सकती है। इमारत के अकब में भी बड़ा सा दाखिली दरवाजा नजर आ रहा था। यहाँ अफसरों के अलावा मुसल्लह गार्ड्स भी चौकन्ना अंदाज में एक हसार कायम किए खड़े थे। अगरचे उनके हाथों में भी खाने पीने की प्लेटें नजर आ रही थी, इसके बावजूद भी उनके अंदाज़ोतवार में चौकन्नापन मौजूद था। ये लोग यहाँ बैठकर मेरे वतन के खिलाफ नापाक साजिशों के तारो पोद बुनने में मसरूफ रहते थे और मैं इनकी नींदें हराम करने किसी भी वक्त इन पर कहरो गजब की बिजली बंद कर टूटना चाहता था। मेरा जहन तेजी से काम करने लगा। मैं उनकी सफ़ों में दाखिल होने की कोई ऐसी तदबीर सोच रहा था कि किसी तरह उनकी शहरक के करीब पहुंचकर कुछ जरूरी और अहम नोयत की मालूमात इकट्ठी कर सकूं। मैंने देखा कि उन्होंने जिधर खाने पकाने वगैरह का बंदोबस्त कर रखा था उस जानिब वेटरों की आमदोरफ्त नजर आई थी। मैं जहन में उभरने वाले एक फौरी ख्याल के तहत मज़कूरा समत की तरफ रेंग गया। अपने देश में होने के जाम में उन लोगों ने अपना सिक्योरिटी का भी कुछ खास इंतजाम नहीं कर रखा था मां सिवाय इनफॉर्मेलिटी के। चुनाचे मैं उनकी इस अयाशियाना और जाम आमेज गफलत से पूरा फायदा उठाना चाहता था। लिहाजा मज़कूरा जगह के करीब आकर मैं गात लगाए बैठ गया। यहाँ लवाजमाते खुर्दोनोश की रसदो तरसील का इंतजाम बड़ी बड़ी मेजों पर नजर आ रहा था। एक जानिब अलाव रोशन थे जिन पर सालम मुर्ग बुने जा रहे थे। यहाँ वेटरों की पूरी खेप नजर आ रही थी जो अपने अपने कामों में मुनहमिक थे। वो यकीनन किसी मकामी होटल से ही ताल्लुक रखते थे। मैं अभी जल्दबाजी से काम लेना नहीं चाहता था, वरना अगर इन्हें जरा भी शक हो जाता कि मैं यहाँ उनकी शहरक के करीब पहुँच चुका हूँ तो ये लोग अपने साय से भी मोहतात हो जाते। फिर मेरे लिए अपने मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाना बहुत नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाता। मेरा मकसद महज इन्हें जहन्नुम वासिल करना ही ना था, वरना मैं चाहता तो डेथ सर्कल के इस हेडक्वार्टर की इमारत को बारूद का ढेर बना डालता। मेरा असल मकसद इनके दीगर असल और अहम ठिकानों और इनके पूरे नेटवर्क की जड़ों को तलाश करना था और ये तभी मुमकिन हो सकता था जब मैं इन्हें इसी तरह ख्वाबे गफलत में रखते हुए अपने मिशन का आगाज करूं। न जाने ऐसे और कितने डेथ सर्कल के ठिकाने थे। मुझे इन सब का पता चलाना था या फिर इनके असल हेडक्वार्टर्स का, जो एक तो खलीज खंबात में था और दूसरा मुझे यही लगता था। अब देखना यह था कि पाकिस्तान के खिलाफ नापाक साजिशों के अहकामात डेथ सर्कल के कौन से ठिकाने से मौसूल होते थे और वही असल हेडक्वार्टर था। इतना तो मैं अंदाजा लगा ही चुका था कि डेथ सर्कल की इमारत में होने वाला ये जश्न मामूल का हिस्सा था और इन्हें सर्व करने वाले वेटर्स मकामी होटल से ताल्लुक रखते थे। उनकी मुझे एक गाड़ी भी नजर आई जिसकी बॉडी पर होटल के मखसूस मोनोग्राम के साथ होटल 5 स्टार का नाम भी कुंदा था। ये वैन सफेद और नीले रंग का इम्तिजाज थी। मैं खामोशी से वैन के अंदर दाखिल होकर सीट के नीचे दुबक गया और घंटों वहीं पड़ा लेटा रहा। काफी देर गुजर गई और ये हंगामा और शोर शगब तमाम हुआ तो मुझे कुछ लोगों के कदमों की आहट के साथ बातें करने की भी आवाजें सुनाई दी। होटल 5 स्टार का थका मांदा अमला वापस हो रहा था। ये लोग सब वैन में सवार हुए और वैन एक झटके से आगे बढ़ गई। 10-15 मिनट तक वैन शायद नाहमवार रास्तों पर दौड़ने की वजह से बुरी तरह हिचकोले खाती रही।
اس کے بعد غالباً ایک پختہ سڑک پر آ گئی، کچھ سکون ملا، ورنہ تو سیٹوں کے نیچے سکڑے سمٹے دبکے ہوئے میرے وجود کی چولیں تک ہل گئی تھی۔ یہ سفر مزید 15 منٹ ہی جاری رہا تھا کہ اس کے بعد وین رک گئی۔ وہ لوگ سب باری باری اترنے لگے۔ میں مزید 5-10 منٹ سیٹوں کے نیچے دبکا رہا تھا۔ پھر جب مکمل خاموشی چھا گئی تو محتاط انداز میں سیٹوں کے نیچے سے نکلا، وین کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سامنے مجھے ایک بلند و بالا ہوٹل کی عمارت نظر آئی۔ وین اس کے احاطے میں کھڑی تھی۔ چند لوگ جو عملے کے ہی آدمی نظر آتے تھے دکھائی دیے۔ اس کے بعد میں آہستگی سے وین کا عقبی دروازہ کھول کر باہر اتر آیا۔ اس کے بعد اپنا حلیہ درست کر کے میں ہوٹل کے دروازے کی طرف بڑھا۔ رات اپنے آخری پہر میں تھی۔ ہوٹل کے شیشے والے دروازے کے اندر لابی میں سناٹا تھا۔ ریسیپشن میں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دروازہ ذرا دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ لابی میں صوفے بچھے ہوئے تھے۔ میں ایک پر جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ایک سویپر کو میں نے چکنے فرش پر وائپرز رگڑتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی مجھے ہوٹل کے مینیجر سے ملنا تھا، وہ کہاں ملیں گے؟ وہ سیاہ رنگت کا سویپر سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیتے ہوئے بولا، مینیجر صاحب تو صبح 10 بجے ہی آتے ہیں۔ ہاں، پپو میاں سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، وہ ابھی 1 گھنٹے میں آ جاتے ہیں۔ کیا کوئی کمرہ وغیرہ چاہیے؟ اس نے آخر میں پوچھا۔ ہاں نہیں، کمرہ تو نہیں چاہیے، نوکری کے لیے آیا تھا، اگر کوئی بیرا گیری مل جائے تو۔ میں نے کہا، نوکری؟ اس نے سوالیہ انداز میں دہرایا، پھر بولا، پپو میاں یہاں کے ہیڈ ویٹر ہیں، اس سے بات کر لینا۔ مینیجر تو بہت اکھڑ مزاج آدمی ہے، وہ تو تمہیں دیکھتے ہی نکال باہر کرے گا۔ بڑی مہربانی تمہاری، میں پھر ہیڈ ویٹر پپو میاں سے ہی مل لوں گا۔ ویسے کیا مجھے یہاں کام مل جائے گا کوئی؟ میں نے آخر میں ضرورت مندوں کی طرح امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ شاید پپو میاں تمہارا کام کر دیں، وہ بڑے دیالو آدمی ہیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے دوبارہ بولا، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں ادھر ہی رہتا ہوں، اشوک نام ہے میرا۔ میں نے جھوٹ بولا اور وہ سر ہلاتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ میں وہیں صوفے پر پشت ٹکائے بیٹھ گیا۔ ہوٹل کا ماحول بہت صاف ستھرا تھا۔ 1 گھنٹے بعد میں نے 4-5 باوردی ویٹرز کو دیکھا جو آپس میں باتیں کرتے ہوئے ریسیپشن کاؤنٹر پر آن کھڑے ہوئے۔ ان میں ایک ویٹر نے مخصوص وردی پہن رکھی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہی ہیڈ ویٹر پپو میاں تھا۔ وہ دوسرے ویٹرز کو ہدایات دے رہا تھا۔ جب وہ تنہا رہ گیا تو اس کی مجھ پر نگاہ پڑی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکارتا، میں جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ مسکرا کر اس کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، پپو میاں آپ ہی کا نام ہے؟ میں نے دانستہ اندھیرے میں تیر چھوڑا۔ اس نے توانو کراہن مجھ سے ہاتھ ملایا اور سپاٹ لہجے میں اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں میرا نام ہی پپو ہے، مگر تم کون ہو؟ اس نے آخر میں مجھے سر تپات دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس اثناء میں ایک اور ویٹر بھی وہاں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا نام اشوک ہے، مجھے گرداری لال نے آپ کے پاس بھیجا تھا، اگر مجھے آپ یہاں کوئی کام دلا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے ایک اور جھوٹ بولا۔ دوسرا ویٹر چونک کر میری طرف دیکھنے لگا، جبکہ ہیڈ ویٹر پپو نے اپنا سر کھجاتے ہوئے کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، گرداری لال؟ نام تو سنا ہوا لگتا ہے مگر ذہن میں نہیں آ رہا، کیا کرتے ہیں صاحب؟ میرا اندھیرے میں چھوڑا ہوا تیر کچھ نشانے پر لگ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گرداری لال وہاں ایک عام اور بہت سے لوگوں کے لیے اسم کثیر تھا۔ میں نے خوش اخلاقی سے مسکرا کر کہا، وہ جی گرداری لال وہی ہیں جو کپڑے کے بیوپاری ہے۔ اس بار میں نے مختصراً کہا تاکہ وہ زیادہ الجھن کے شکار نہ ہو سکے۔ اچھا، کتنا پڑے ہوئے ہو تم؟ اس نے آخری بار کہا اور میرا دل کامیابی کی امید پر یک بارگی دھڑکا۔ میں نے انٹر کیا ہے، انگریزی فر بول لیتا ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ میرے جواب پر اس نے مجھ سے وہیں کھڑے کھڑے انگریزی میں انٹرویو شروع کر دیا۔ میں اسے جواب دیتا رہا، انگریزی تو تمہاری واقعی بہت اچھی ہے، آدمی بھی سلجھے ہوئے دکھائی پڑتے ہو، مگر یار یہ گرداری لال نامی آدمی ابھی تک میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ وہ الجھ کر بولا۔ اس کمبخت کی سوئی گرداری لال پر اٹک کر رہ گئی، اور پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، اس کے قریب کھڑے ساتھی ویٹر نے اس سے کہا، ارے پپو میاں یہاں تو بہت سے لوگ آتے جاتے ہیں، ہوگا کوئی؟ میرا تو خیال ہے اسے وکرم کی جگہ پر فی الحال عارضی طور پر رکھ لیتے ہیں، وہ پورے 1 مہینے کی چھٹی پر بڑھونچ گیا ہوا ہے، بعد میں سوچ لیں گے۔ اب مجھے کچھ امید سی ہونے لگی تھی۔ ہیڈ ویٹر بھی کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، ویٹری کا تجھے کچھ تجربہ بھی ہے؟ وہ جی تجربہ تو نہیں ہے، لیکن انسان کو بااخلاق اور سعادت مند ہونا چاہیے، جو اس کام کا بنیادی عنصر ہے۔ تجربہ بھی آ ہی جائے گا، میں نے اپنی ذہنی فراست کے مطابق چالاکی سے کہا۔ وہ میری منکسر المزاجی سے متاثر نظر آنے لگا۔ تم رہتے کہاں ہو؟ اس نے آخر میں ایک اہم سوال پوچھا۔ سر جی ویسے تو میں ادھر ہی اپنی ایک ودوا موسی کے ہاں رہتا ہوں، مگر میرا اس سنسار میں اور کوئی نہیں ہے۔ اگر مجھے ادھر ہی رات گزارنے کے لیے کوئی کونا خطرہ مل جائے تو میں 24 گھنٹے بھی خدمات دینے کو تیار ہوں۔ پپو صاحب تو اس بیچارے کو رکھ لو،
जरूरतमंद भी है, हम सब के भी काम आएगा ये। दूसरे वेटर ने हेड वेटर से मेरी सिफारिश की। अच्छा ठीक है, पर बिल आखिर हेड वेटर पप्पू मियाँ ने इस बात में सर हिलाया। मगर हम पहले तुम्हें विक्रम की जगह पर आर्जी तौर पर रख रहे हैं। अगर तुम्हारी कारकर्दगी अच्छी हुई तो विक्रम के लौटने के बाद तक कोई भी जगह खाली हुई तो तुम्हें मैनेजर साहब से सिफारिश करवाने की कोशिश करूंगा। वो तुम्हारी मुस्तकिल नौकरी का बंदोबस्त भी कर देंगे। बड़ी मेहरबानी जी आपकी, मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा, मैंने खुश होकर कहा। इसके बाद उसने करीब खड़े वेटर से कहा, शंकर तुम इसे सर्विस रूम में ले जाओ और विक्रम की वर्दी इसे दे दो, काम भी समझा देना। बहुत अच्छा जी, शंकर नामी उस वेटर ने फौरन सर हिलाते हुए कहा और मेरी तरफ देख कर बोला, आओ मेरे साथ। मैं एक बार फिर वेटर पप्पू मियाँ का शुक्रिया अदा करके शंकर के साथ हो लिया। वो मुझे ग्राउंड फ्लोर के एक बाई तरीन गोशे में बने हाल कमरे में ले आया। यहाँ मेज कुर्सियाँ बिस्तर बेतरतीब बिखरे पड़े थे, दीवार गिर अलमारियां भी थी, अटैच बाथ भी था। मैंने अंदाजा लगाया कि ये होटल के अमले का कमरा था। शंकर ने मुझसे कहा, भगवान की कृपा हो गई तुम पर अशोक, के कहीं आर्जी ही सही नौकरी तो मिली। अब दयानतदारी और मेहनत से काम करना। और हाँ, मैनेजर साहिब जरा उखड़ मिजाज आदमी है, कोशिश करना उनसे तुम्हारा कम ही सामना हो। जो भी लेना देना करना हो वो अपने हेड पप्पू वेटर मियाँ से ही करना। बहुत अच्छा, मैंने सादत मंदी से कहा। और हाँ, वो आखिर में राजदाराना सरगोशी में बोला, ये अपने मैनेजर साहिब और पप्पू मियाँ की आपस में कमी बनती है। मैनेजर का तो बस नहीं चलता कि वो पप्पू मियाँ को खड़े खड़े नौकरी से निकाल बाहर करें, मगर चूंकि हम सब साथी वेटर पप्पू मियाँ का ही साथ देते हैं और होटल का मालिक भी हमसे खुश है, इसलिए कमबख्त मैनेजर की दाल नहीं गलती। इसलिए तुम पप्पू मियाँ से ही बना कर रखना, वो बड़ा दयालु आदमी है। बहुत अच्छा, मैं समझ गया। वैसे होटल के मालिक का नाम क्या है, मैंने पूछा। वो बोला, होटल का मालिक बहुत बड़ा आदमी है, दंपत राय नाम है उसका। उसकी बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकदारी है। इंडियन इंटेलिजेंस के एक बड़े अफसर कर्नल आर.डी. गुप्ता से उसके बड़े गहरे मरासिम हैं। चलो अब तुम नहा धो कर तैयारी पकड़ो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ, फिर काम में लग जाना। ये कहकर वो चला गया। मैं उसकी आखिरी बात पर सन्नाटे में आ गया। इसका मतलब था कि डेथ सर्कल के एहलकारों को मामूल के मुताबिक जश्न की अयाशी होटल का मालिक दंपत राय ही फराहम करता था और कोई बाइद न था कि कर्नल आर.डी. गुप्ता डेथ सर्कल का ही आला अफसर रहा होगा। दोस्तों, इसी के साथ आज की किस्त का इख्तिताम होता है। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिए। अल्लाह निगहबान।